हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस आज हम लोग क्लास 11th के इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। हम लोग अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अनसर्टेनिटी को देखा जा सकता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर इसके अंदर बात की थी। हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशंस बनाना सीखे थे। हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशंस को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सीखा था। अब हम लोग आज यहाँ पर स्टडी करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखो बहुत बेसिक सी बात है। अगर मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपके एक्सपेरिमेंट का कुछ मैथमेटिकल आंसर आया, लाइक कोई वैल्यू आई 11, 12, 11.5, 11.10, तो आप जब ये रिजल्ट दुनिया को बताओगे, जब आप आपका रिजल्ट आपके टीचर्स को बताओगे, तो उनकी आपसे क्या उम्मीद होगी? उनकी आपसे ये उम्मीद होगी कि आपका जो रिजल्ट आया है वो सिग्निफिकेंट हो, मतलब उसकी सच्चाई से, रियलिटी से क्लोजनेस हो, या आपका रिजल्ट सही हो। तो हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक जिसको बोलना चाहिए प्रिकॉशन लेना पड़ता है सिग्निफिकेंट नंबर्स को मेंशन करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो हम लोगों को हमेशा केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर जब कभी भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स, हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने से पहले हम लोगों को यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म समझनी पड़ती है। पहली टर्म होती है प्रिसाइज एंड दूसरी टर्म होती है एक्यूरेट। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। इमेजिन करो मेरे पास में एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो उस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू होती है वो आनी चाहिए 2 ग्राम्स। उस एक्सपेरिमेंट की जो मैं करने जा रहा हूं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, सच्चा रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट कितना है? 2 ग्राम है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर मैं उस एक्सपेरिमेंट को करने गया लेकिन मेरा रिजल्ट 2 ग्राम्स ना आते हुए 2 ग्राम्स के आसपास आया तो मेरा रिजल्ट प्रिसाइज कहलाएगा। मतलब व्हाट इज प्रिसाइज? प्रिसाइज मींस, प्रिसाइज का मतलब होता है क्लोजनेस। प्रिसाइज मींस क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू। जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, जो आपकी ट्रू वैल्यू है, उससे आपकी वैल्यू की कितनी क्लोजनेस है। भाई माना 2 ग्राम्स आपका आंसर नहीं आ रहा है लेकिन 2 ग्राम्स के आसपास तो आंसर आ रहा होगा, तो हम मानेंगे कि आपका रिजल्ट क्या है? प्रिसाइज है। लेकिन एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट मींस द एग्जैक्ट वैल्यू। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू। 2 ग्राम आंसर है, 2 ग्राम आंसर आया। आ रही बात समझ में? तो आपका रिजल्ट क्या कहलाएगा? आपका रिजल्ट कहलाएगा एक्यूरेट रिजल्ट। अब अपन इसको एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं। मैं और एक इंपॉर्टेंट बात इस एग्जांपल में आप लोगों को समझाऊंगा। लेट्स से 3 स्टूडेंट्स अपने पास में, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। वो लेबोरेटरी में गए और ये वाला एक्सपेरिमेंट करने लगे। हम सब जानते हैं, हमारी बुक में लिखा है कि बुक के अनुसार आपके एक्सपेरिमेंट का आंसर आना चाहिए 2 ग्राम। तो जब बुक में लिखा है, जब साइंटिस्ट ने पहले से मेंशन कर रखा, तो आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 2। मतलब 2 हमारे लिए क्या हो गई? 2 ग्राम्स हमारे लिए क्या हो गई? हमारी एक्यूरेट वैल्यू, हमारी ट्रू वैल्यू। अब स्टूडेंट ए ने क्या करा? इस एक्सपेरिमेंट को, हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट को 1 से ज़्यादा बार करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये चेक करेंगे कि हम लोग क्या सही चीज़ कर रहे हैं। पता चला हम लोगों ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया और हमारा आंसर आ गया 1, तो आपका आंसर तो गलत आ गया।
तो हम एक बार उस एक्सपेरिमेंट को फिर करके देखेंगे कि जो पिछली बार हमने किया था और जो इस बार हमने किया था, क्या दोनों में हमारा आंसर सेम आ रहा है, क्या हम लोग कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो हर चीज़ को साइंटिफिक फील्ड में, साइंटिफिक वर्ल्ड में किसी भी इस तरीके की वैल्यू निकालने के लिए हम चीज़ को 2-3 बार करके देखते हैं और फिर उसका एक एवरेज आंसर निकालते हैं। ठीक है ना, हम हमेशा क्या करते हैं, एक एवरेज आंसर निकालते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो आप लोग एक ऐसी कंपनी में गए, एक ऐसी इंडस्ट्री में गए जो बाइक्स बनाती है। अब जब बाइक्स बनाने वाली कंपनी है तो वो बाइक बनाने के बाद क्या बाइक को सीधे मार्केट में बेच देती है? नहीं, वो हर एक बाइक की टेस्टिंग करती है, हर बाइक को चलाकर देखते हैं, हर बाइक के इंजन को देखते हैं, हर बाइक को बारीकी से चेक किया जाता है, उसके बाद उस बाइक को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में चले जाएं जो दवाई बनाती है, तो दवाई यानी जो एक टैबलेट है, क्या आप हर एक टैबलेट को चेक करोगे कि वो टैबलेट गोल है कि नहीं, कि वो टैबलेट एग्जैक्टली 500 ग्राम 500 मिलीग्राम की है कि नहीं, कि वो टैबलेट टूटी हुई तो नहीं है, कि वो टैबलेट में कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस तो नहीं लग गई है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक 1000 गोलियों के लॉट में से, 1000 गोलियों के लॉट में से 3 जगह से रैंडम गोलियां उठाकर उनकी टेस्टिंग कर लेते हैं और उन तीनों के रिजल्ट का एक एवरेज रिजल्ट बनाकर ये मान लेते हैं कि बाकी सारी गोलियों का भी लगभग इतना ही होगा। ठीक उसी तरह हम लोग लेबोरेटरी में जब कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं जो पहले से किया हुआ है, जैसे आप लोग अभी प्रैक्टिकल्स करोगे, टाइट्रेशन वगैरह करोगे, तो आप एक बार रिजल्ट नहीं निकालोगे, आप रिजल्ट को 4-5 बार करके देखोगे और उन पांचों की रीडिंग्स को एवरेज करके आप फिर उस एवरेज रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट बोलोगे कि हाँ हमने 5 बार करा और पांचों का एवरेज कुछ इतना निकल रहा है, मतलब ये रिजल्ट हमारा फाइनल है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इन बच्चों ने भी क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को 2-2 बार करके देखा। क्या मेरी बताई हुई बात आपको अच्छी लगी? क्या मेरी बताई हुई बात आपको समझ में आई? तो स्टूडेंट ए ने क्या करा, फर्स्ट टाइम रिजल्ट निकाला और रिजल्ट आया 1.96 ग्राम्स। दूसरी बार इसका रिजल्ट आया 1.94 ग्राम्स। एवरेज जब अपन करेंगे इसका तो एवरेज आएगा 0.93 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1.95 इसका एवरेज वैल्यू आई। अब क्योंकि इसकी फाइनल एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू तो नहीं है, मतलब ये एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन आप इसकी वैल्यू को देखो और ट्रू वैल्यू को देखो, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.05 ग्राम्स का फर्क है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आसपास है, मतलब इसका रिजल्ट प्रिसाइज है, ट्रू वैल्यू के क्लोज है, तो हम बोलेंगे इसका रिजल्ट क्या है, प्रिसाइज है। लेकिन एक खास बात और ध्यान रखेंगे, हम इसके दोनों एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि इसकी पहली वैल्यू और इसकी दूसरी वैल्यू बहुत ज़्यादा क्लोज है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से हम इसे प्रिसाइज बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? एक बच्चा और गया अंदर लेबोरेटरी में, उसने 1.94 ग्राम्स एक वैल्यू निकाली और एक वैल्यू निकाली 2.06 ग्राम्स। एवरेज कितना निकला इस बच्चे का ज़रा देखो, 6 और 4 10, यानी कि 0, 1 कैरी नहीं, अपन इसको 2.05 मान लेते हैं और इसको 9.0 मान लेते हैं। तो अब इसका वैल्यू क्या आ गई, 593/2, दैट इज 1.975 ग्राम्स। अब आप देखो इसकी वैल्यू, आप बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के और क्लोज है, तो इसका रिजल्ट भी प्रिसाइज होगा। तो मैं कहूँगा नहीं, इसका रिजल्ट प्रिसाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके दो एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज देखो, एक की 1.90 आ रही है तो दूसरे की 2.5 आ रही है। इन दोनों रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस है, इन दोनों रिजल्ट्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी दोनों रिजल्ट्स क्लोज क्लोज थे, इसके दोनों रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नीदर प्रिसाइज। और जब इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्रिसाइज ही नहीं है
तो एक्यूरेट होने का तो सवाल ही नहीं है। समझ में आ रही है बात हम लोगों को? इतनी चीज क्लियर हुई प्यारे बच्चों? इतना जरा ध्यान से देखो, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है हम लोगों को? अब थर्ड स्टूडेंट की बात करते हैं। तीसरा स्टूडेंट लैब में गया, पहला रिजल्ट इसका आया 1.99 ग्राम और दूसरा रिजल्ट आया 2.01 ग्राम। अब आप बताओ कि क्या इसकी ये दोनों रीडिंग्स प्रिसाइज कहलाने लायक है? बिल्कुल है सर। 1.96 1.94 बहुत क्लोज है, 1.99 2.10 बहुत क्लोज है। मतलब मैं पहले बोल दूंगा कि इसका रिजल्ट प्रिसाइज है। अब जरा एवरेज भी निकाल लेते हैं ना भाई, एवरेज निकालने में क्या प्रॉब्लम है? 1 + 9 0, 1 कैरी, 9 + 1 0, 1 कैरी 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 ग्राम। मतलब इसकी एवरेज रीडिंग क्या आई? 2, जो कि क्या थी? ट्रू वैल्यू के क्लोज थी। तो हम इसके रिजल्ट को एक्यूरेट भी मानेंगे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो बच्चों इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को एक्यूरेट या प्रिसाइज बोल सकते हैं। तो क्या ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स आपको समझ में आए? तो प्लीज जरा इसको देख लें, फिर इसको रब करके आगे चलते हैं। चलिए, अब अगर मान लो आपके पास में सिग्निफिकेंट नंबर है, तो सिग्निफिकेंट नंबर को मेंशन कैसे किया जाता है? हाउ कैन वी मेंशन अ सिग्निफिकेंट नंबर? तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, हम लोग जब कभी भी कोई चीज करते हैं, कोई वैल्यू लिखते हैं, हम उसको किसी भी एक्सपेरिमेंट को सर्टेन नहीं मान सकते। भाई इंसान ने किया होगा एक्सपेरिमेंट, तो इंसान भगवान तो है नहीं कि एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकाल कर देगा। उस वैल्यू में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब कभी भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में एक इस तरीके का साइंटिफिक फिगर लिखा हुआ है, एक सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपके सामने साइंटिफिक वैल्यू आपको मिली, कोई रिजल्ट आपको यहाँ पर मिला दैट इज 11.2 ml, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरीके किसी बुक्स के अंदर बिल्कुल इस तरीके से चीज मेंशन करके दी गई होगी, इस तरीके से 11.2 ± 0.1 ml। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि भाई साहब ये वैल्यू तो आपकी सर्टेन है, लेकिन ये वैल्यू में अनसर्टेनिटी है। लेकिन अनसर्टेनिटी कितनी है? एक की, 1 की। दैट मीन्स हो सकता है आपका रिजल्ट 11.3 ml आए, या हो सकता है आपका रिजल्ट 11.1 ml आए। बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ आर एक्सेप्टेबल। लेकिन इसके ऊपर नीचे अगर आता है तो फिर आंसर गलत आ रहा है, देन यू आर रॉन्ग। मतलब आपका जो आंसर है वो 11.3 से 11.1 के बीच में हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये आता है तो बहुत अच्छी बात, और ये भी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको ये इस तरीके से मेंशन करके दे दिया जाए 0.2 ml, देन ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर 11.4 ml आ जाए, 11.0 ml आ जाए। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर इस तरीके से अनसर्टेनिटी मेंशन की जाती है। अब अगर कहीं पर कोई अनसर्टेनिटी जिसको बोलना चाहिए अपने को नहीं दी हो, अनसर्टेनिटी अगर आपको कहीं पर नहीं दी हो, तो आप ये मान के चलेंगे कि वो अनसर्टेनिटी एक वैल्यू ऊपर या एक वैल्यू नीचे हो सकती है। मतलब 11.2 11.3 भी हो सकता है और 11.1 भी हो सकता है। तो इस तरीके से साइंटिफिक फिगर्स को हमेशा मेंशन किया जाता है, हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में कुछ रूल्स हैं जो हमें बताएंगे कि हमारे पास में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऑब्टेन करने के हमारे पास में क्या क्या रूल्स हैं, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रूल बच्चों, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट्स कहलाती है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 23, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप बोलेंगे 2, एक ये और एक ये। 2
4, 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप बोलेंगे 3। 4, 7, 9, 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप बोलेंगे 4। पॉइंट क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट, zeros before a non-zero digit, I repeat, zeros are before a non-zero digit, either before decimals are नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो है, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। नॉन जीरो डिजिट के पहले डेसिमल है और डेसिमल के पहले अगर जीरो है, नॉन सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 0, 7, 5, 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के पहले है, इसलिए नॉन सिग्निफिकेंट। 1, 2, 3। 0.52 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? ओनली एंड ओनली 2, एक ये और एक ये। इसके पहले जीरो है और डेसिमल के पहले देखो डेसिमल भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.075 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 2। ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे। मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहले कितने भी जीरो हो, काउंट बिल्कुल नहीं करना है। वी डोंट हैव टू काउंट देम, कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को काउंट करने की। ठीक है, पहले 2 रूल्स क्लियर है, रब करें इनको। चलिए पॉज करके लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा हो तो। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने लिखने का मौका नहीं दिया, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो पॉज करके भी तो लिख सकते हो। भारत सरकार ने आपको ये सुविधा दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, zeros between 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो है, आर सिग्निफिकेंट। आप क्या मानेंगे? इन्हें सिग्निफिकेंट मानेंगे। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो हैं सब सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 705 3 सिग्निफिकेंट नंबर, ये 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो है, काउंट होगा। 2, 7, 0, 0, 0, 5 2 नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो है, काउंट होगा। सॉरी, 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो है, 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो, इसलिए काउंट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनफैक्ट यहाँ पर डेसिमल भी होंगे। अगर डेसिमल में यहाँ पर है 2.075 तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। 2.0004 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट नंबर है। लाइकवाइज क्या बात समझ में आ रही है? तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होंगे। इसको जरा नोट करो, फिर इसको रब करके बच्चे 2 रूल्स डिस्कस करेंगे। चलो इस रूल को पढ़ने के बाद अब 2 रूल और बच रहे हैं हमारे पास में, उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लो अगर जीरो आपके राइट साइड है, रूल नंबर 4, zeros are on the right side, zero are on the right side if present after a non-zero digit। लेकिन ब्रैकेट में मैं क्या मेंशन कर रहा हूं? आफ्टर अ डेसिमल। मतलब ये जो रूल एप्लीकेबल होगा ये सिर्फ उन डिजिट्स के लिए, उन साइंटिफिक फिगर, उन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर यूज होगा जिसमें डेसिमल है। आफ्टर डेसिमल आर
सिग्निफिकेंट, मतलब वो फिर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, लेकिन डेसिमल होना ज़रूरी है। तो लेट्स से मेरे पास में 3 एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मेरे पास में 500 का है, एक एग्जाम्पल मेरे पास में 0.50 का है, एक एग्जाम्पल मेरे पास में 0.0050 का है, और एक एग्जाम्पल मेरे पास में 0.57000 का है। पहले वाले एग्जाम्पल में क्योंकि डेसिमल नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर नॉन जीरो डिजिट के बाद में ये दोनों जीरो, नॉन जीरो डिजिट के बाद में ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे। इसके अंदर हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है। यहां देखें, यहां पर डेसिमल है, डेसिमल के बाद में ये 2 जीरो भी हैं, लेकिन हमारा ये रूल कहता है कि डेसिमल के बाद में जो जीरो आ रहा है वो जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, डेसिमल के बाद तो है ही, लेकिन अगर वो नॉन जीरो डिजिट के बाद में है तब वो काउंट होगा। तो यहां वाले केस में डेसिमल के बाद में ये दोनों जीरो काउंट नहीं होने वाले, क्योंकि इनके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, लेकिन यहां पर 5 आ जाने के बाद वाला जो जीरो है ये काउंट होगा। क्यों काउंट होगा? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू हो गई 2। अब आप लोग यहां पर समझ ही गए होंगे, यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2, क्योंकि डेसिमल के बाद में 5 जो कि नॉन जीरो है, उसके बाद में एक ही जीरो है, तो 1 + 1 2, यानी 1 और 2। यहाँ वाले केस में देखो डेसिमल के बाद में ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इनके बाद में 3 जीरो काउंट होंगे। 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की? चलिए अब आगे चलते हैं। ये रूल क्लियर हो जाने के बाद लास्ट रूल हम लोग यहाँ पर फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 5। if we have an exact number or exact value will have infinite significant numbers। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर इनके बाद में होंगे। अब आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हो, मैं आपको समझाता हूं। जैसे इस 2 को देखो, अभी इस 2 में आपको कितने सिग्निफिकेंट नंबर दिख रहे हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं? आई एम सॉरी, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इस नंबर में? आप बोलोगे 1। लेकिन क्या मैं इस 2 को ऐसे नहीं लिख सकता? आप बोलोगे सर लिख तो सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यहां पर आप 2 के बाद डेसिमल लगाकर कितने ही जीरो ऐड कर सकते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपके पास में कोई एक एग्जैक्ट नंबर होता है, जैसे 2 3 20 40 30 33 55, ये सब वैल्यूज कैसी है? एग्जैक्ट है। तो आप बोलेंगे कि सर इनके अंदर तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं, क्योंकि बस क्या करना है, डेसिमल लगाना है और जीरो जोड़ना शुरू करना है। मैं दिन भर, जीवन भर, लाइफ टाइम इसके आगे पेपर पे जीरो ऐड करता जा सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसो को बोला जाता है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं इनके पास। तो गाइज यहां पर अपने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स के 5 रूल्स हम लोगों ने सीख लिए। क्या इन 5 रूल्स के अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? 1 2 3, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और साइंटिफिक फिगर या सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपके पास में साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर दिया हो, तो आप उसके अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 0 पॉइंट, अच्छा साइंटिफिक नंबर तो ऐसा होता ही नहीं है, वो तो हमेशा ऐसा होगा 5.01 इंटू 10⁻3, 5.7 इंटू 10⁻2। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। 10⁻2 3 को नहीं गिनना है, इसको भूल जाना है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं? 3,
यहाँ पर कितने दिख रहे हैं 2, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है इसलिए इसको मैंने काउंट किया है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लें तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इन सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन कैसे होता है। सिर्फ एडिशन सिखाऊंगा, सब्ट्रैक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। लेट से मेरे पास में एक वैल्यू है 1.018, एक मेरे पास में वैल्यू है 18.0, एक मेरे पास में वैल्यू है 2.39। इसको मुझे सम अप करना है, इसका मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो अब अपन इसका ऐड कैसे करेंगे, देखो इस 8 के नीचे कुछ नहीं तो ये 8 एज इट इज आ जाएगा। 1 + 9 10, कैरी 1, 3 + 1 4, 8 9 10 11, 1 कैरी 2। आपका आंसर कितना आया 21.048। इस तरीके से आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या कर सकते हो, एड अप कर सकते हो। तो आपका फाइनल आंसर कितना है 21.408। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब एक बात ध्यान रखना, इसका रिजल्ट आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करोगे, हाउ वी विल रिप्रेजेंट द रिजल्ट, क्योंकि ये जो मैंने रिजल्ट रिप्रेजेंट किया है ये करेक्ट नहीं है। इवन तो मेरा आंसर यही आया है पर मेरा आंसर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों सिग्निफिकेंट जो फिगर्स या जो आपके पास में नंबर्स हैं इनमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हो। तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है ये 18 के डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही जीरो है। या चलो अभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 21.508। तब आप बोलेंगे सर 18 के पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, इसके पास 2 है और इसके पास में 3 है, तो हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे 18 को। और 18 के बाद डेसिमल में कितने डिजिट है 1, तो हमारे आंसर को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट हो। समझ पा रहे हैं हम लोग प्यारे बच्चों बात को, क्या मैं इस चीज को क्लियर हो पा रही है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब अपन एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देख लेते हैं 2.5 × 1.25। हम हमारी एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं 2.5 × 1.25। इसका आंसर आता है आई थिंक 3.125। 3.125 विल बी योर आंसर, 3.125। अब आप इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वही रूल लगाओ, इन दोनों डिजिट्स में से कौन सी डिजिट ऐसी है जिसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है। आप बोलेंगे सर ये 2.5 इसके डेसिमल के बाद सिर्फ 5 है, इसके डेसिमल के 5 के बाद तो 25 है, इसका 2 नंबर है, इसका 1 है, तो एक किसके पास है, इसके पास। तो अपना आंसर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3.1 लिखकर हम लोग हमारे आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, बाद के 25 को लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, श्योर। चलिए इतना नोट कर लीजिए जरा फटाफट से। चलो हो गया इतना। अब समझो बात को, जब अपन ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने सिर्फ 5 लिख के छोड़ दिया, मैंने सिर्फ 1 लिख के छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों को कभी कभी ऐसी कंडीशन में राउंड ऑफ करना भी पड़ सकता है। तो आप लोगों को राउंड ऑफ करने के रूल्स पता होने चाहिए, आप लोगों को राउंड ऑफ करने के रूल्स पता होने चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके रूल समझा देता हूं। हम लोग क्यों हमेशा बुक की भाषा में बात करें, अपने पास में कुछ रूल्स होते हैं। देखो अगर मेरे पास नंबर है 3.479, अगर अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है इन अ डिजिट जिसके पास डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही नंबर हो, मतलब मुझे यहाँ पर 9 को हटाना है, मुझे किसको एलिमिनेट करना है यहाँ से 9 को। तो अब आपको इस 9 को एलिमिनेट करना है, तो अब आप इस 9 को देखिए, क्या ये 5 से बड़ा है, जी हाँ इट इज ग्रेटर देन 5। तो इसको एलिमिनेट करने के बाद इसके बाद वाला जो नंबर है ये +1 से बढ़ जाएगा, ये +1 से बढ़ जाएगा, तो इसको अब आप लिखेंगे 3.48। समझ में आया पहला रूल, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की। तो अगर आपको जो नंबर एलिमिनेट करना है
वो एलिमिनेट होने वाला नंबर या वो रिमूव होने वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो उस नंबर के बाद वाला नंबर +1 से बढ़ जाएगा। क्या ये वाला रूल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। अगले रूल की तरफ चलते हैं। अपने पास में एक नंबर है 3.332। अब मुझे इस नंबर में इस 2 को एलिमिनेट करना है ताकि मुझे डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स मिले। तो अब यहां पर क्या होगा, ये नंबर 5 से छोटा है, तो जब ये एलिमिनेट होगा तो इसके बाद वाले नंबर पर कोई चेंज नहीं होगा। आंसर 3.33 ही रहेगा यहां पर, मतलब नो चेंज। क्या ये बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को? ठीक है, रूल नंबर 2 क्लियर है। नाउ रूल नंबर 3, अगर आपको यहां से 2 नंबर आपके सामने लिख रहा हूं 3.375, अब इन दोनों में आपको 5 एलिमिनेट करना है। यहां से भी 5 एलिमिनेट करना है, यहां से भी 5 एलिमिनेट करना है। तब यहां से जब 5 एलिमिनेट होगा तो सवाल ये आता है कि यहां पर तो हम 5 से कंपेयर कर रहे थे, 5 से बड़ा है, ये 5 से छोटा। जब 5 को ही एलिमिनेट करना हो तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखेंगे, अगर 5 के बाद वाला नंबर अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। 3.34 लिखकर आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर 5 के बाद वाला नंबर अगर ऑड है तो फिर इसके नंबर को हम +1 से इंक्रीज कर देंगे। कम कुछ भी नहीं करना है, +1 से इंक्रीज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3.38। इस तरीके से आप लोगों को डिजिट्स को राउंड ऑफ करते आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम लोगों को इन चीज़ों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं हम लोग? इज दैट क्लियर टू यू? तो गाइज यहाँ पर राउंडिंग ऑफ वाली बात खत्म होती है। ठीक है, प्लीज़ इसको ज़रा अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज़ नोट इट डाउन। चलिए, अब यहाँ पर हमारा साइंटिफिक फिगर्स वाला पार्ट खत्म होता है। अब फटाफट से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट करके इस पार्ट को ख़त्म करेंगे। फिर हमारे इस चैप्टर में एक नया पार्ट चालू होगा जिसमें हम लोग अलग अलग लॉस की बात करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, इस मेथड को यूनिट फैक्टर मेथड भी बोला जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट फैक्टर मेथड। अब इस यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हम लोगों को केमिस्ट्री में कभी कभी वैल्यूज को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करना होता है। जैसे कभी कभी आपको बोल दिया जाता है कि अगर आपके पास में 3 लीटर पेट्रोल है तो बताइए आपके पास में कितना ml में पेट्रोल है। तो यहां पर यूनिट कन्वर्जन हो गया। तो डायमेंशनल एनालिसिस इसीलिए यूज किया जाता है टू इंटर कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू अनदर। अब यह डायमेंशनल एनालिसिस या मेथड कैसे काम करती है अपन सीखते हैं। एग्जाम्पल, आपको बोला जाए कि 3 इंच को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कीजिए। 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। ये बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, हायर लेवल पर आपको और कॉम्प्लिकेटेड चीजें मिल सकती है। तो देखो यहां पर आप लोगों को थोड़ा बहुत आपको भी अपने चीजों को याद रखना होगा कि 1 इंच इज ऑलवेज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच का मतलब कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। अब इस मेथड के हिसाब से, यूनिट फैक्टर मेथड के हिसाब से, आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि 1 इंच को आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, यानी 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर हुआ? 1 के। ये डायमेंशनल एनालिसिस करने की मेथड है। या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 2.54 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 इंच के बराबर है। और ये दोनों को आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं।
अब ये ऐसे मेंशन करने के लिए आप बोल रहे हो कि सर कुछ समझ में नहीं आया मेरे, सर ये कुछ समझ में नहीं आया, तो ये मैंने इसको ऐसे मेंशन कर दिया, कुछ गलत करा क्या? इसको मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, यानी मैंने इस 1 इंच को इसके डिवीजन में ले गया, या मैं इसको इसके डिवीजन में ले गया। अपन करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2.54, सो x इज इक्वल टू 2.54 डिवाइडेड बाय 1। तो यहां पर हम लोगों ने जो x ले रखा है, x को मैंने यहां पर 1 से मेंशन कर दिया, क्योंकि यहां पर कोई और दूसरी डिजिट नहीं है। बोलो हाँ, समझ में आया? कोई दिक्कत? मेरे प्यारे बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो क्या आप लोगों को ये दोनों फंडा समझ में आया? तो हम लोग यहां पर जानते हैं दैट वी नो, क्या जानते हैं हम लोग? दैट 1 इंच इज ऑलवेज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को इस इंच को सेंटीमीटर में लेकर जाना है, मतलब मुझे इस इंच को पिक्चर से हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, जिस चीज को मुझे हटाना होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आनी चाहिए, जो चीज मुझे हटानी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आनी चाहिए। तो अब आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, है ना? तो अब हमको क्या करना है, इस इंच को हटाना है और सेंटीमीटर में लाना है। तो मैंने भी आपको बोला कि जिस चीज को हटाना है उसको कहां रखना है, नीचे, मतलब मैं इस वाले मेथड का इस्तेमाल करूंगा। नाउ इस चीज को यहां पर रख के देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 3 इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच। आई बात समझ में आप लोगों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा? 3 इंच को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 एक्सपोनेंट की जगह, इस 1 की जगह अब क्या आ गया, 3 इंच। सो 3 इंच को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54 अपॉन 1 इंच। अब मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ये क्यों नहीं लिया? अगर मैं इसको ले लेता तो 3 इंच मल्टीप्लाई बाय 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, तो इंच इंटू इंच, तो इंच स्क्वायर हो जाता। हमको तो इंच हटाना है, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन इधर चूज करा, इंच को इंच से काट दिया और इसको मल्टीप्लाई किया, तो 5 4 12, 1 कैरी, 5 6 15 प्लस 1 16, 3 2 6, 7.62 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो देखो हम लोगों ने किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस किया। इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस बच्चों मेथड का यूज किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की? हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, अब आपको यहां पर यूज करना है, आपको 2 डेज को कितने सेकेंड्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करना है। जरा करके देखो, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, जरा करके देखो कि आप लोग इस मेथड का इस्तेमाल कर पा रहे हो कि नहीं तो फिर मैं करके बताऊंगा। करो, कर रहे हो? करके देखो। अब आपको एक बात समझनी होगी, आपको डेज को सेकेंड में लेकर जाना है। तो डेज को सेकेंड में ले जाने के लिए आप लोगों के पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? पहली इंफॉर्मेशन की एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। फिर आपको पता होना चाहिए 1 आवर में कितने से मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। फिर आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। क्योंकि आपको डे को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए मुझे डे को पहले आवर्स में ले जाना पड़ा, क्योंकि एक दिन में आवर्स होते हैं। फिर आवर्स को मुझे मिनट में ले आना पड़ा, क्योंकि आवर्स में मिनट होते हैं, और फिर मिनट में क्या होते हैं? सेकेंड। इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा। समझ में आ रही है बात? अब इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं जरा बताओ? 2 तरीके सिखाए। क्या तरीके? या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 डे अपॉन 24 आवर्स, या आप इसको कैसे लिख सकते हो? 24 आवर्स अपॉन 1 डे। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 आवर अपॉन 60 मिनट्स, या कैसे लिख सकते हैं? 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 मिनट अपॉन
60 सेकेंड या 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। अब हम लोगों को क्या करना है, हमको डे को सेकेंड में लेकर जाना है, हमको डे को सेकेंड में लेकर जाना है। तो हम लोगों को डेज भी कट करना है, डे की ज़रूरत नहीं है। हमको आवर्स भी कट करना है, हमको आवर्स की भी ज़रूरत नहीं है। हमको मिनट्स को भी कट करना है, मिनट्स की भी ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ सेकेंड की ज़रूरत है। तो जिस चीज़ को कट करना है उसको कहाँ लिखना है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में। तो शुरू करते हैं, 2 days मल्टीप्लाई बाय, एक दिन में कितने आवर्स, 24 आवर्स। तो हमें डे को क्योंकि कट करना है इसलिए 1 डे नीचे आएगा, 24 आवर्स ऊपर आएगा। लेकिन क्या अभी हमें हमारा आंसर मिल पाया, जी नहीं, हमें तो अभी आवर्स ही मिले। अब आवर्स में मिनट, तो एक आवर में 60 मिनट। तब हमको यहां पर इस तरीके से इसे लिखना होगा कि आवर से आवर कैंसिल हो जाए, तो 1 आवर और 60 मिनट ऊपर। क्या अभी भी आपको आपका आंसर मिल गया, जी नहीं, अब तो आपको मिनट में मिला। तो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मिनट कट जाए और सेकेंड में आ जाए। तो ये इस तरीके से इसको मेंशन करेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब आपका आंसर सेकेंड में आ जाएगा क्योंकि सेकेंड आपको ऊपर मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, डेज, डेज को काट रहा है आवर्स, आवर्स को काट रहा है मिनट, मिनट को काट रहा है, सेकेंड को काटने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या होगा, 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड विल बी योर आंसर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, शायद 1,72,000 ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। लाइकवाइज तो गाइस इस तरीके से आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हो। अब आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। यहाँ पर हमारे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, बेसिक पार्ट। अब हम लोग अलग अलग लॉज पढ़ेंगे, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसेक लॉ। वो पढ़ने के बाद फिर हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। देन हम लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट मास जैसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मोल्स, स्टोइशियोमेट्री, देन मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन पर जाएंगे। तो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बेसिक सा चैप्टर है, घबराने वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन आज डायमेंशन एनालिसिस तक हम लोगों ने इस चीज़ को कंप्लीट किया। आई होप मज़ा आया होगा पढ़ने में। अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो के अंदर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना मत भूलना। एंड अगर अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी कोविड-19 के वजह से भी आप लोग बाहर पढ़ने नहीं जा सकते हैं। अगर सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको अगर मेरे वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, देन वाई गो आउट एंड पे सम पेनी फॉर इट। ठीक है, तो कोई ज़बरदस्ती खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया आराम से घर पे पढ़ो। एक एक चीज़ NCERT कवर करवा रहा हूँ ताकि आपका बेस बन सके, ताकि आप जेई और नीट जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम्स भी घर बैठे निकाल सको केमिस्ट्री से। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस, सी यू।